हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आगे के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आई थिंक 11-12 क्लासेस ली हुई हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप उसको जाके पहले कवर कर लीजिए ताकि आपको आगे का प्रोविजंस अच्छे से समझ में आए। और ऐसा नहीं है कि मतलब बेयर एक्ट बीच बीच से पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा तब करते हैं जब हमको मेंस के पर्पस से तैयारी करनी होती है। तो ये हम सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं और ये ज़्यादा फोकस्ड है प्री के तरफ, यानी प्रीलिम एग्ज़ाम की तरफ। इसके अलावा आपको इसमें कीवर्ड्स सारे बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं और मतलब क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो आई होप कि आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो पहले मतलब आई सजेस्ट यू कि आप इसको देखिए, उसके बाद आगे की क्लासेस उसको जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल में BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, जो कि IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके लाया गया है, उन दोनों को मतलब कम्प्लीटली कवर करा चुके हैं। तो अगर आपको वो भी बेयर एक्ट पढ़ना है तो आप उसको जाके एक बार वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। मतलब मेरे ही चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप देखिएगा, आपको सीधे सीधे सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इसके अलावा हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारा BNS जो हमारा ये BNSS है, ये है क्या। तो वी ऑल नो कि 25 दिसंबर 2023 में बिल पास किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, और 1 जुलाई 2024 को ये जो हमारा न्यू लॉ है, ये पूरे इंडिया यानी होल ऑफ द इंडिया में इसका इन्फोर्समेंट किया गया। अब ये है क्या, सबसे पहले तो इसको लाया गया है, यानी हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसको लाया गया है आफ्टर द रिपीलेशन ऑफ CRPC यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो 1973 का हम पढ़ते थे, उसको हटाकर ही हमारा ये नया लॉ लाया गया है। फिलहाल सेम एज इट इज़ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ है वही, उसी का रेप्लिका है। बस कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, जो कि आज की सोसाइटी को देखते हुए चेंज किया गया है, और उसी चेंजेस को ही हम इसमें कंपैरिजन के रूप में पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कि पुराने लॉ में क्या दिया था, इसमें क्या दिया हुआ है तो इन सबको कंपेयर में हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हाँ मतलब कंपैरिजन भी कैसे करना है और याद भी कैसे करना है। इसके अलावा ये जो हमारा लॉ है, संहिता है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, जो कि हमको ये बताता है कि अगर आपके साथ कोई ऑफेंस घटित हुआ है या किसी भी पर्सन के साथ कोई मतलब घटना घटित हुई है, तो सबसे पहले FIR में जाते हैं। उसके पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है, या FIR जाने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, कोर्ट में कैसे जाया जाता है, कोर्ट कैसे किसी भी केस को संज्ञान में लेती है, मतलब एक केस को कितने प्रोसीजरल मतलब तरीक़ों में भेजा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम इस लॉ में पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा अगर कोई पूछता है कि BNSS क्या है, तो सीधा सीधा ये एक प्रोसीजरल लॉ है। इसके अलावा हमने अभी तक हमारे सेक्शन 209 तक कवर कर लिया है अपने पुराने क्लासेस में, और आज हमको स्टार्ट करना है हमारे कॉग्निजेंस यानी हमारा न्यू चैप्टर, जो कि है 15, जो बात करता है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो आज हमको हमारा चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करना है। इसके पहले चैप्टर नंबर 14, जो कि ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड बात करता है, और उसके पहले हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट थे सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आप उसको एक बार जाके रिफ़र कर लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 210 से। तो ये बात करता है कॉग्निजेंस। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हमारे BNSS में, यानी हमारे सेक्शन 209 तक हमने जो भी पढ़ा, अब इसमें हमारा क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर के सबसे पहले तो क्रिमिनल कोड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बताया गया। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी प्रोसीडिंग्स बताई गई, जो कि अलग अलग लेवल पे होता है। फिर उसके बाद बताया गया पुलिस ऑफिसर का क्या राइट्स होता है। फिर बताया गया कि भाई इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा होता है, इन्वेस्टिगेशन कब होता है ना, FIR होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा। फिर उसके बाद बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या क्या पावर होता है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई। फिर उसके आगे हम बढ़े तो यहाँ पे पढ़ा कि ज्यूरिडिक्शन मतलब कोर्ट की क्या ज्यूरिडिक्शंस होती हैं, वो हमने यहाँ पे जाना। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि आउटसाइड द कोर्ट क्या क्या चीज़ें हो रही थी, है ना।
हमने अभी तक कोर्ट में कदम भी नहीं रखा है। कोर्ट के आउटसाइड यानी एक केस को कोर्ट के अंदर आने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स की इम्पोर्टेंस होती है, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी है। लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो अब कोर्ट के अंदर हम आ गए हैं, यानी हमारा जो केस है वो कोर्ट के अंदर आ गया है और अब कोर्ट से हमारा पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो उसका जो इनिशिएशन होता है, उसको जो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहला जो उसका पड़ाव होता है वो क्या होता है, तो वो चीज़ हमको बताता है हमारा सेक्शन नंबर 210, जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहले ये सेक्शन 190 में दिया हुआ था, सीआरपीसी के 190 हम इसको पढ़ते थे। अब वही चीज़ें सेम 210 में दिया हुआ है, तो सेम है, कोई इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ जोड़ा वोड़ा नहीं किया है। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कॉग्निजेंस क्या होता है। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है व्हेन द मजिस्ट्रेट अप्लाइंग हिज माइंड, है ना, मतलब जब मजिस्ट्रेट सारा चीज़ सुन उनके सब चीज़ बढ़िया इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट वगैरह है वो भी देख लेंगे, उनके सामने जो क्या कहते हैं प्राइमा फेसाई एविडेंसेस आए हैं कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, वो सब जब उनको उनके सामने रखा जाएगा और वो हर चीज़ वहाँ पे अपना माइंड अप्लाई करेंगे और उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे एक केस हुआ है, यहाँ पे एक क्राइम हुआ है, तो उसके बाद क्या करेंगे, वो उस केस को अपने कोर्ट के अंदर लेंगे और फिर वहाँ से उस कोर्ट का जो हियरिंग है, जो ट्रायल है, वो स्टार्ट होता है। तो जो मतलब कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है कि जब मजिस्ट्रेट अपना माइंड यहाँ पे अप्लाई करता है और उनको लगता है कि मतलब यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, तो ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इनको ही कॉग्निजेंस लेना कहते हैं। अब कॉग्निजेंस किसके द्वारा लिया जाता है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट। अब यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही बात हो रही है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोई भी बात नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन स्पेशली एम्पावर्ड है, मतलब किस किस को ये पावर दी हुई है, कौन कौन से मजिस्ट्रेट को, कि आप कॉग्निजेंस लेंगे किसी भी केस का। तो यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहाँ पे JMFC और JMSC को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि किसी भी केस में कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है, एट द इनिशिएशन पीरियड। यानी सबसे पहले जो केस जाता है कोर्ट में, सबसे पहले जो केस जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, वो किसके सामने जाएगा, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड के पास जाएगा, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट के पास जाएगा, यानी JMFC के पास जाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया है ना, इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या कॉग्निजेंस डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है, तो नहीं, बट हाँ अनलेस अदरवाइज क्या कहते हैं प्रोवाइडेड, मतलब कोई एक्सेप्शन होगा तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन भी कॉग्निजेंस ले सकता है, वो भी अपना अप्लाई माइंड कर सकता है और केस को अपने अंडर में ले सकता है। बट जनरल रूल क्या बताता है कि जो भी केस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन जाते हैं कोर्ट में, वो सबसे पहले JMFC और JMSC के पास जाते हैं। तो अब जो भी इनको कॉग्निजेंस लेना है मजिस्ट्रेट साहब को, ये किस किस के बिहाफ पे लेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम कोई सा भी एक कागज़ में लिखो ये कंप्लेंट है और लेके पहुंच जाओ कि सर ये मेरा कंप्लेंट है, इसको आप ले लो। तो भाई मजिस्ट्रेट ऐसे नहीं लेंगे ना, उनको प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे तीन कंडीशंस बताए गए हैं कि अगर जो हमारे मजिस्ट्रेट है वो किन किन चीज़ों में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट, यानी जो उनके सामने कंप्लेंट आई है, जो उनके सामने कंप्लेंट के फैक्ट आए हैं, उससे वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। दूसरा है अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड यहाँ पे CRPC में नहीं दिया हुआ था, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड वगैरह बहुत सारे ऐड हुए हैं हमारे न्यू लॉ में। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मोड भी बोल दिया गया है कि अगर पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आते हैं किसी भी पुलिस के द्वारा या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सी यहाँ है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज। तो यहाँ पे तीसरा जो कंडीशन है, यानी तीसरी जो सिचुएशन है, वो ये बताई गई है कि मजिस्ट्रेट एक तो कंप्लेंट भी ले सकते हैं, दूसरा पुलिस रिपोर्ट भी ले सकते हैं जो कि पुलिस द्वारा बनाई जाएगी, और तीसरा यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई भी थर्ड पर्सन, नॉट पुलिस ऑफिसर, ठीक है, या तो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा या तो वो कंप्लेंट नहीं होगी,
इनके अलावा अगर थर्ड पार्टी आके उनको कुछ बता रहा है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या तो वो खुद के नॉलेज से, ठीक है, खुद के नॉलेज से मान लो फॉर एग्जांपल किसी दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीनियस क्राइम हो गया है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइटिंग हो गई पूरे एरिया में, है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिंसक चीज़ें हो गई, प्रॉपर्टीज जला दिए गए, या फॉर एग्जांपल मतलब कई ऐसे दंगे फसाद हो गए, और सुबह सुबह जज साहब उठे और बढ़िया पेपर पढ़ रहे थे चाय पीते हुए, और देख रहे हैं कि अच्छा हमारे सिटी में ये हो गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया। तो अब यहाँ पे उनको ना किसी ने कंप्लेन की है कि सर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है, ना तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का कोई FIR लॉन्च हुआ है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होता है बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। बट यहाँ पे इमीडिएटली लेना है, कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट को ये पावर दी हुई है कि वो अपने नॉलेज से भी अगर उनको लगता है कि यहाँ पे कोई हीनियस क्राइम हुआ है, तो ठीक है भाई, लाओ तुम सीधा, तुमको ना कंप्लेन करनी है, ना तुमको पुलिस FIR करनी है, तुमको सीधा मेरे पास आना है कोर्ट में। तो यही होता है सुओ मोटो जहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस हमारे GMF से और GMSC दोनों ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 210। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्री मेंस इंटरव्यू सब में पूछा जाता है, और ये हमें पता भी होना चाहिए कि अगर हम कोर्ट जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको किस मजिस्ट्रेट के आगे हमारा केस इनिशिएट करना है। ये नहीं है कि मतलब हम डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन पहुंच जाएं, डायरेक्टली हाई कोर्ट पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं है। जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड का क्या कहते हैं कोर्ट होता है, उन्हीं के समक्ष ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं। सेकंड यहाँ पे बात करता है द CJM यानी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस। तो वही है कि यहाँ पे जो पहली बात तो JMSC पीछे ही दे दी हुए थे, यहाँ पे पता नहीं क्यों ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो JMSC कहीं नहीं भी उनकी पावर्स है, तो यहाँ पे जो CJM है वो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं हमारे JMSC को कि आप इस केस का कॉग्निजेंस लीजिए और अपने कोर्ट में इसका ट्रायल इनिशिएट करिए। ये हमारा सेक्शन 210 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 211 जो बात करता है ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन है जो कि एक्यूज्ड के द्वारा लगाई गई है, उसका ट्रांसफ़र करना है, ये हमारा 211 बात कर रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहा है व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन C ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है। यहाँ पे C हमने क्या पढ़ा था, या मतलब ना तो कंप्लेन में लिया जाएगा, ना तो पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो लेते हैं पुलिस मजिस्ट्रेट, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि जब मजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहे हैं किसी भी केस का, the accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate। तो यहाँ पे जो accused, भाई तुम बिना बताए ऐसे किसी के लिए भी संज्ञान ले लोगे, बिना बताए ऐसे किसी के खिलाफ कोई केस हो जाएगा, है ना, उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ ना तो कंप्लेन हुई है, ना तो उसके खिलाफ कोई FIR हुई है कि उसको भाई पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं अरेस्ट करने, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। उनको तो डायरेक्ट कोर्ट में बुलाया जा रहा है ना, तो अब डायरेक्ट कोर्ट में बुलाना भी हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो सकता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, ताकि इसका मिसयूज ना किया जाए, यहाँ पे अक्यूज्ड को एक राइट्स दिया गया है, एक राइट दिया हुआ है कि जब मजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, जब मजिस्ट्रेट अपने बिहाफ पे अपने नॉलेज में आके जब किसी चीज़ का, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहे हैं, अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको अक्यूज्ड को ये बताना होगा कि भाई आप चाहें तो अपना एविडेंस लाएं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना एविडेंस लाएं, और ये जो एप्लीकेशन यानी ये जो कॉग्निजेंस मैंने अपने कोर्ट में लिया है, अगर आप चाहें तो इस केस को किसी दूसरे कोर्ट में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्योंकि मान लो अक्यूज्ड को लग सकता है कि यहाँ पे जज साहब बायस हैं, है ना। अगर अक्यूज्ड को लगता है कि मजिस्ट्रेट यहाँ पे मेरे साथ बायसनेस कर रहे हैं, या दो अखी कर रहे हैं, या मुझसे चिढ़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने मेरे खिलाफ यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया, तो अगर अक्यूज्ड को ऐसा कुछ फील होता है तो वो बढ़िया एविडेंस दिखाएं अपना, ठीक है, प्रॉपरली एविडेंस दिखाएं मजिस्ट्रेट के सामने, और उनके सामने ये एप्लीकेशन लगाएं कि सर मुझे आपके सामने कोई भी अपना केस नहीं चलाना है, आपने मेरे ऊपर कॉग्निजेंस लिया, इट्स ओके, आप इसको प्लीज़ ट्रांसफर कर दो किसी और के पास। तो ये हमारा सेक्शन 211 पूरी यही बात करता है। अब द सच केस ट्रांसफर टू सच अदर मजिस्ट्रेट एंड मे बी स्पेसिफाइड बाय द CJM, ठीक है। तो या तो दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने
वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसा कि सीजीएम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। अब आता है सेक्शन नंबर 212। तो यहाँ पे 212 बात करता है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे मेकिंग ओवर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 वर्ड हम पढ़ते हैं, एक होता है मेकिंग ओवर और दूसरा होता है यहाँ पे कमिटल। ठीक है, तो मेकिंग ओवर का मतलब होता है सीधा सीधा, अगर मैं जनरल मीनिंग में बताऊँ, नो यहाँ पे टेक्निकलिटी, मतलब कोई ज़्यादा पढ़ा चढ़ा के नहीं, तो सीधा सीधा जो मेकिंग ओवर का मतलब होता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जब अपने मतलब अपने पद से अपने सब ऑर्डिनेट में कोई भी केस को ट्रांसफ़र करता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास बहुत ज़्यादा केस है, आप इसको हैंडल करिए, तो ये होता है हमारा मेकिंग ओवर। अब उसी का जो मतलब एक होता है ना कॉइन, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, तो दूसरा कॉइन का सिक्का होता है, वो होता है कमिटल। अब कमिटल का मतलब होता है कोई जो सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, वो अपने से ऊपर कोई भी चीज़ जब कमिट करते हैं, कोई भी केस कमिट करते हैं, मतलब अपने से ऊपर कोई भी केस भेजते हैं कि सर ये मेरे पावर्स में नहीं है, यानी मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें 10 साल की सज़ा देनी है, मतलब एक हीनियस क्राइम एक तरफ से देखा जाए, तो मेरी पावर्स नहीं है कि मैं इस केस में सुनवाई करूं, तो आप इसको प्लीज़ सुन लो, मतलब आप इसका ट्रायल चला लो, क्योंकि ये आपके पावर्स के अंडर में आती है। तो पहली बात तो इस सेक्शन को पढ़ने के लिए हमको ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से मजिस्ट्रेट कितना कितना सज़ा दे सकते हैं, कितने कितने फाइन दे सकते हैं, है ना, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि मेकिंग ओवर, any chief judicial magistrate may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him। ठीक, यानी जब CJM कॉग्निजेंस लेने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इंक्वायरी है, ट्रायल है, वो किसी सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है, तो वो क्या करेंगे, उसको मेक ओवर कर देंगे और उसको भेज देंगे कि सर आप देखो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 211 जो बात करता है मेकिंग ओवर का। तो यहाँ पे आफ्टर द टेकिंग कॉग्निजेंस है। अब यहाँ पे एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मेक ओवर, तो वही चीज़ कि यहाँ पे कोई JMFC है, अगर उनको मेक ओवर करना है तो वो अपने से सब ऑर्डिनेट जो होते हैं उनको केस भेज सकते हैं। ये हो गया हमारा 212। 213 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाई कोर्ट ऑफ सेशन एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द संहिता or by the other law for the time being in force. No court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed by magistrate under this संहिता। तो ये बात करता है हमारा कमिटल का, और यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को सीधा सीधा रोक लगाया गया है, सीधा सीधा यहाँ पे मना किया गया है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन जो जज जो होते हैं उनको वो कोई भी ऐसा केस नहीं ले सकते हैं जो कि उनके पास डायरेक्टली आ रहा है। तो अभी तक मैंने यही बताया कि 210 में हमने जो पढ़ा कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, जो कि लोएस्ट ग्रेड के होते हैं मजिस्ट्रेट, यानी JMFC और JMSC। अब डायरेक्ट बंदा पहुंच जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन, है ना, तो कोर्ट ऑफ सेशन ऐसा तो हल्का फुल्का तो भाई कोर्ट है नहीं, उनके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे केसेस हैं, है ना। अब ऐसे ही कोई भी केस इनिशिएशन प्रोसीडिंग्स में अपना जाके कोर्ट ऑफ सेशन पहुँच जाता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, बर्डन करेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्टली यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली किसी भी केस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं अनलेस कि उनको केस कमिट किया गया हो। तो कमिट, अभी तक हमने मेक ओवर पढ़ा, मेक ओवर कौन कर रहा है, CJM कर रहे हैं अपने से सब ऑर्डिनेट में, और अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कमिटल। तो कमिटल कौन कर रहा है भाई, जब यहाँ पे लोएस्ट ग्रेड के, यानी जब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो गए, सेकंड क्लास हो गए, या तो यहाँ पे हो गया CJM। ठीक, CJM तो चलो ठीक है, वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, लेकिन जब JMFC और JMSC को लगता है कि ये जो हमारे सामने केस आया है इसको हम नहीं सुन सकते, ये हमारे एम्बिट में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, केस को कमिट कर देंगे, यानी केस को कमिट करके भेज देंगे हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के पास कि सर ये आप सुनिए। फॉर एग्जाम्पल भाई किसी मतलब मान लो किसी बहुत बड़ी हस्ती का केस आ गया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का केस आ गया, तो वो मतलब ज़्यादा ही पब्लिक नेचर का हो जाता है, ज़्यादा ही पब्लिक इंटरेस्ट में हो जाता है, तो ऐसे छोटी मोटी कोर्ट में जाना हानिकारक हो सकता है, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे कमिट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 213, जो कि पहले हमारा था 193 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब 214 यहाँ बात करता है एडिशनल सेशन जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू दैम।
तो हमारा सेक्शन 214 यानी 214 क्या बात कर रहा है कि एडिशनल सेशन जज ट्राई करेंगे केस कब, जब उनको मेड ओवर किया जाएगा। अब भाई एडिशनल सेशन जज एक हायर अथॉरिटी होती है, वी ऑल नो, है ना। अब इनको मेड ओवर कौन नहीं कर सकता, हमारा जेएमएफसी नहीं कर सकता, हमारा जेएमएससी नहीं करता, हमारा सीजेएम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जितने भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं, ये हमारे एडिशनल सेशन जज के तो सब ऑर्डिनेट ही होते हैं। तो यहाँ पे मेड ओवर कर कौन रहा है, तो यहाँ पे मेड ओवर कौन कर रहा है, हमारा सेशन जज, यानी एडिशनल सेशन जज shall try such cases as the session judge of the division make over to him for trial। तो यहाँ पे सेशन जज उनको लगता है कि कोई ऐसा केस है जो कि हमारे एडिशनल सेशन जज देख सकते हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, उस केस को मेक ओवर कर देंगे हमारे एडिशनल सेशन जज के पास, और जो केस उनके पास आएगा उनको ये केस ट्राई करना पड़ेगा। ये होता है हमारा सेक्शन 200। तो अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 215 जो बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे जब लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट होता है तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमको 215 में बताई गई हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, यानी कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जो कि ऑफेंस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 206 से लेकर 223, यानी ये हमारा 206 से 223 एक चैप्टर है, उसमें बिगिनर्स में अगर इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि पब्लिक सर्वेंट के कंटेंट में आती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को समन भेजा गया है तो वो पर्सन नहीं आया, किसी को साइन करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कि बोला जा किसी पर्सन से बोल रहे हैं भाई तो यहाँ पे साइन कर, वो साइन नहीं कर रहा है ना, समन गया, अगला इंसान समन से मतलब को नहीं आ रहा है, पुलिस ऑफिसर के यहाँ नहीं आ रहा है, पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि पब्लिक सर्वेंट करती है लेकिन अदर इंसान यानी अदर पर्सन के द्वारा उनका साथ नहीं दिया जाता है, तो वो एक तरफ से पब्लिक अथॉरिटी का लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ, है ना। तो उस केस में यहाँ पे बोला जा रहा है या तो 206 से 203 का ऑफेंस हो, या इन्हीं के ऑफेंस के लिए कोई अबेटमेंट की गई है या कोई अटेम्प्ट किया गया हो, या तीसरा यहाँ पे ये जो 206 से लेकर 223 तक ऑफेंसेस है, यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, यानी कई लोगों के एक साथ मिलकर यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है जब तक कि यहाँ पे एक रिटर्न कंप्लेंट ना हो, यानी एक कंप्लेंट ना हो राइटिंग जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यहाँ पे दिया गया हो। तो यही हमारा 215। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, मतलब अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट होता है तो क्या उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है, तो नहीं, यहाँ पे एक कंप्लेंट होना इम्पॉर्टेंट है जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें, बाकी ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है कि दैट नो सच विड्रॉल शैल बी ऑर्डर्ड इफ द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट टेंस हैज़ बीन कंक्लूडेड। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोर्ट जिनके सामने ये केस आया था और उन्होंने बढ़िया अपना जजमेंट वगैरह सुना दिया गया और तब जाके अगले पब्लिक सर्वेंट को याद आ रहा है कि मुझे विड्रॉ करना है, तो भाई अब विड्रॉ नहीं हो सकता है, जो डिसीजन आ गया है उसको मानना पड़ेगा। ये हमारा प्रोवाइजो बता रहा है। तो बस अभी हमारा 216 सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हमारा 195A में दिया हुआ था। ये क्या बात करता है, प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग, यानी ऐसे बहुत से केसेस हम अपने मतलब आसपास ही देखते हैं कि विटनेसेस को बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जाता है ना, खास करके तो क्रिमिनल मैटर में। सिविल में तो उतना इनका वो नहीं होता है, लेकिन क्रिमिनल में बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जाता है विटनेसेस को कि अगर तूने कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दिया तो तू बाहर मिल, है ना मतलब बाहर तुम्हारा गाड़ी उड़ा देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत सारे होती हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमारा सेक्शन 216 लाया गया, जो कि हमारा सेक्शन 195A था, जिसको 2005 के अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। तो इसमें यही बोला गया है कि अ विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है तो वो एक फ़ाइल अपना एक एप्लीकेशन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि मुझे ऐसे डराया धमका जा रहा है और मुझे बढ़िया बॉडीगार्ड चाहिए। तो वो चीज़ हमारा 216 में दिया हुआ है। फिलहाल ये विटनेसेस से रिगार्डिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 217 बात करता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। तो यहाँ पे अगेंस्ट स्टेट यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की बात की जा रही है 217 का। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, यानी कोई भी जो
वो है कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। कब? एनी ऑफेंस पनिशेबल चैप्टर नंबर 7 अंडर सेक्शन 196 299 ऑफ सब सेक्शन 1 353 हाँ 353 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। या तो ये जो भी केसेस यहाँ बताए गए हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है या तो उनके खिलाफ कोई अबेटमेंट हुआ हो। सेक्शन 47 तो अगर मतलब स्टेट के अगेंस्ट अगर यहाँ पे कोई बंदा जा रहा है, स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई यहाँ पे केसेस यहाँ पे फाइल किए जा रहे हैं जो कि इन ऑफेंसेस से रिलेटेड है, आई होप कि आप ये भारतीय न्याय संहिता में इसको चेक कर लें क्योंकि ये अभी तक मेरे दिमाग में भी नहीं घुसा है, लेकिन ये है पब्लिक सिक्योरिटी से रिलेटेड ही कोई केस है, ठीक है। तो अगर इनके लिए कोई यहाँ पे ऑफेंस आया है तो मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है एक्सेप्ट जब तक कि वो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ना दे या स्टेट गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे जब तक कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो कोई सेंट्रल लेवल पे अगर कोई क्या कहते हैं यहाँ पे केस आया है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे परमिशन देगी, और कोई स्टेट लेवल पे अगर यहाँ पे कोई केसेस आए हैं तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे परमिशन देगी। और जब तक ये परमिशन नहीं मिल जाती है तब तक कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो यही हमारा 217 सेक्शन, ठीक है। अब इसमें इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सेक्शन ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे सेक्शन 197 का सब सेक्शन 2 है या 353 है, इसके लिए अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी केस आया है कोर्ट के सामने तो वो उनको सबसे पहले तो प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो स्टेट गवर्नमेंट का या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड भी यहाँ पे ऑफेंस होता है। तो बस यहाँ आपको अथॉरिटीज़ याद होनी चाहिए। दूसरा इस सेक्शंस में क्या बोला गया है इसको आई सजेस्ट कि आप इसको एक बार जाके BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में एक बार जाके इसको रिफ़र कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही इम्पोर्टेंट है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और फिर आते हैं सेक्शन नंबर 218। ये सारे इंडेक्स बेस में है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे जब कोई केस आता है किसी भी जज के खिलाफ या किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन यहाँ पे चलाना है तो उसके लिए हमारा 218 दिया हुआ है, जो कि हमारे सेक्शन 197 दिया होता था। सबसे पहले ये इंडेक्स बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इंडेक्स पूछ लिया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट कहाँ दिया हुआ है। तो पहले तो ये हमारा 97 में था, 197 में था लेकिन अब ये हमारा 218 में है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि व्हेन एनी पर्सन हु इज or was a judge or magistrate or a public servant not removable from his office save by or his with the sanction of government is accused, ठीक है। मतलब जब ये तीनों पर्सन accused हैं of any person alleged to have been committed by him by acting or purporting to act in discharge of his official duty। मतलब जब जज हो या मजिस्ट्रेट हो या कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, उनके खिलाफ ऐसा कुछ कंप्लेन हुआ है, उनके खिलाफ ऐसा कुछ क्राइम्स ऐसा सामने आया है जो कि उन्होंने तब किया था जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्राइब वगैरह लेना, ठीक है, ये एग्जांपल सबसे ज़्यादा हाई फाई चलता है। तो अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन सेव एज अदरवाइज। तो यहाँ पे कोई भी कोर्ट, सबसे पहले तो ये जितने भी अथॉरिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल होती हैं, है ना। कोई जजेस के खिलाफ अगर कोई भी केस आ जाता है, जैसे भी जस्टिस वर्मा है, जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनेबल हमारे जज थे, तो इनके खिलाफ बहुत बड़ा आरोप लगा था। तो अब इनके खिलाफ अगर डायरेक्टली कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती तो ये क्या है भाई, एक मतलब पब्लिक का तो भरोसा ही उठ जाए, है ना, कि जब जज ही पैसे ले रहे हैं तो हमको जस्टिस कौन देगा। तो ऐसी चीज़ें हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जल्दी फैलती हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे कम करने के लिए, उस चीज़ को यहाँ पे कम करने के लिए हमारा सेक्शन 218 यहाँ पे बनाया गया है। तो इस सेक्शन का सीधा सीधा सा क्या मतलब है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंसेस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी बिना प्रीवियस परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। कब?
जब जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉय होंगे, यानी उनको अपॉइंट किया गया होगा अंडर द फेयर ऑफ यूनियन, अगर वो सेंट्रली यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे तो तब तक उनके ऊपर कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा जब तक कि पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना मिल जाए। बी वही सेम बात करता है कि जब जज और मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे स्टेट के अफेयर में यहाँ पे एम्प्लॉय रहेंगे, मतलब स्टेट के अंडर में यहाँ पे उनको अथॉरिटी दी गई रहेगी और वो मतलब कोई ऐसा काम करते हैं जिसके उनको कोर्ट जाना पड़ सकता है, तो ऐसे कंडीशन में जब तक उनको स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन ना मिल जाए तब तक कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस यहाँ पे नहीं ले सकती है। तो इसका सीधा सीधा सा जो मतलब है वो यही है। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है कि पर्सन provided that where the alleged offence was committed by the person referred B during the period of while proclamation, तो अगर मतलब कोई भी जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कुछ भी यहाँ पे केस किया, मतलब कुछ भी यहाँ पे क्राइम किया गया है ना, अंडर द ऑफेंस अगर कुछ भी यहाँ पे क्राइम किया गया है और वो क्राइम तब किया गया है जब उस स्टेट में प्रोक्लेमेशन, यानी जब उस स्टेट में एक तरफ से स्टेट इमरजेंसी लगी थी। स्टेट इमरजेंसी हमको कहाँ देखने को मिलती है? हमारे आर्टिकल नंबर 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जब जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं ना, तो स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है और तब वहाँ पे कोई जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे कुछ क्राइम करते हैं और उनके ऊपर कॉग्निजेंस लेना होता है, तो जो कोर्ट होती है उनको स्टेट गवर्नमेंट से नहीं बल्कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हमने अभी एम्बिट पढ़ा ये चीज़ें, तो ये प्रोक्लेमेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट के अंदर आ जाएंगी। मतलब आपको या कोर्ट को किससे परमिशन लेनी है? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, फिर जाके कॉग्निजेंस लेना है। तो ये हो गया हमारा प्रोवाइजो। इसके अलावा यहाँ पे प्रोवाइजो फर्दर है, यानी प्रोवाइजो नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट शैल टेक डिसीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन। तो यहाँ पे एक तरफ से टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया है कि जो भी कॉग्निजेंस कोर्ट यहाँ पे ले रही है वो कोशिश करेगी कि वो अपना डिसीजन पूरा बढ़िया ट्रायल वगैरह करके अपने जो डिसीजन है वो 120 डेज के अंदर दे दे। मतलब एक तरफ से वही कि यहाँ पे डिले बिल्कुल भी ना की जाए। तो ये प्रोवाइजो यहाँ पे डे है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ प्रोवाइजो नंबर 3 क्या बोल रहा है कि नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्यूज्ड, अगर वो इन सब केस के अंडर में अपराधी पाया गया है। अब 66 हो गया, 64 हो गया, 5 हो गया, 66 हो गया, 68 हो गया, 77, तो ये सारे अगर हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं तो ये सारा जो ऑफेंस है ये ऑफेंस रिलेटेड वुमेन्स है। ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अपराधी पाया गया है किसी भी ऑफेंस जो कि रिलेटेड है वुमेन के, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वुमेन का ऑफेंस जो होता है ये काफ़ी हीनियस होता है और काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो एक कैरेक्टर भी होता है ना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीधा सीधा मना किया गया है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपराधी पाया जाता है, वो इन केसेस में अगर वो उनके ऊपर मतलब आता है, कोई भी एलिगेशन आता है, कोई भी केस चलता है, तो कोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। उनको किसी भी प्रकार का ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना ही उनको स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वी ऑल नो कि जो आर्मी फोर्सेस होती है हमारी इंडिया की, जो भी आर्मीज़ हैं वो किसके अंडर में होती हैं, वो किसके अंडर कंट्रोल होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में होती है ना। स्टेट वाइज स्टेट हमारी आर्मी नहीं होती है, तो आर्मी पूरे सेंट्रल की होती है, पूरे यूनियन की होती है। तो जहाँ पूरा यूनियन ही आ गया वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हमारा सबसेक्शन नंबर 2 यही कह रहा है कि अगर किसी आर्मी फोर्सेस से रिगार्डिंग यहाँ पे कोई केस आ रहा है, कोई क्रिमिनल केस आ रहा है, तो कोर्ट को पहले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो उनके खिलाफ यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सब सेक्शन नंबर 2। तो अगर आर्मी की बात आती है तो वहाँ पे किसकी सेक्शन ली जाएगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ली जाएगी। तो अब यहाँ पे थर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में by the notification direct the provision under subsection 2 shall apply to such class or category of member of force charged with the maintenance of public order। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर मतलब कहीं पे भी मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर की बात है
है ना। तो वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ही यहाँ पे सेक्शन लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे 356 फिर से आ गया है। तो जहाँ प्रोक्लेमेशन आएगा वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको सेक्शन लेनी पड़ेगी। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट था उतना इसमें मतलब यही इम्पोर्टेंट है कि अगर अफेयर यूनियन से इस्टेब्लिश हो रहा है, यानी यूनियन के अंडर में अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉय है जो कि जज है, मजिस्ट्रेट, पब्लिक सर्वेंट है, तो उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहीं अगर वो सारे जो पर्सन्स हैं, वो अथॉरिटीज़ हैं, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट से एम्प्लॉय हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा 218। अब आते हैं 219 पे। अब 219 क्या बात कर रहा है, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है किसके मतलब अगेंस्ट, मैरिज के अगेंस्ट। यानी नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है ऑफ द ऑफेंस पनिशमेंट अंडर 81 to 84। तो अगर हम ये ये सेक्शन अगर हम अपने BNS पे देखते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये शादी से रिलेटेड सेक्शंस हैं, है ना। मतलब बाइगमी हो गया और शादी मतलब किसी और की बीवी को भगा ले जाना, एक तरफ से इलोपमेंट हो गया। तो ये जो भी शादी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो हमारे सेक्शन 81 से लेके 84 तक दिए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है जब तक कि एक कंप्लेन न बना दी जाए, किसके द्वारा, उस अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कहने से मतलब है कि मैरिज से रिगार्डिंग जो भी केसेस आएंगे उसमें कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। हमने 3 प्रकार के कॉग्निजेंस पढ़े थे ना, एक कंप्लेंट पढ़ा था, एक पुलिस रिपोर्ट पढ़े थे, तीसरा सुओ मोटो पढ़ा था। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा सुओ मोटो को एक तरफ से बाढ़ यहाँ पे किया गया है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती क्योंकि भाई शादी का मामला है, घर घर का मामला है। तो जज साहब आपके घर घुस के नहीं देख रहे हैं कि कहाँ कैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। तो सीधा सीधा सा कि अगर मैरिज से रिगार्डिंग कोई भी यहाँ केस आ रहा है तो अगर कोर्ट चाहती है कॉग्निजेंस लेना, या कोर्ट अगर मतलब कोई पर्सन एग्रीड पर्सन है वो चाहता है कि कोर्ट यहाँ पे अपनी कार्यवाही करे, तो उसके लिए पहले उनको यहाँ पे कंप्लेन करना पड़ेगा या FIR करना पड़ेगा कि भाई मेरी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ये कंडीशन है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तब जाके यहाँ पे कोर्ट ले सकती है अपना कॉग्निजेंस। ओके, तो इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। बाकी ये बहुत बड़ा है। जैसे इसमें प्रोवाइजो देख लेते हैं। वेयर सच पर्सन इज चाइल्ड और अनसाउंड माइंड और हैविंग एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी वही मेंटल प्रॉब्लम, सपोर्ट नीड्स, सिकनेस, इन्फॉर्मिटी, अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट और इज अ वुमेन हु अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम एंड मैनर्स वगैरह अगर वो कंप्लेन नहीं कर सकती है तो उनके बिहाफ पे सम अदर पर्सन में, यानी उनके बिहाफ पे कोई भी अदर पर्सन है वो कंप्लेन कर सकते हैं विद द लीव ऑफ कोर्ट। मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो कि पीड़ा मतलब डिसेबिलिटी है, या वो बच्चा है, या वो अनसाउंड माइंड है, या कोई वुमेन है जो कि कस्टम अपना देखते हुए बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट की परमिशन लेकर कोई अदर पर्सन जो कि उनके मतलब मित्र हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, ऐसे लोग, तो वो उनके मतलब बिहाफ पे यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई कंप्लेन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैरिज से रिगार्डिंग सीधा सीधा सा कि यहाँ पे कंप्लेन होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्मी फोर्स है तो आर्मी फोर्स के लिए यहाँ पे पहले कमांडिंग ऑफिसर को वो करना पड़ेगा, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक अब इसको खुद से एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। इंडेक्स बेस पे क्वेश्चन आता है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो कंप्लेन होनी चाहिए, रिटर्न कंप्लेंट होनी चाहिए। अगर कोई इंसान नहीं कर पा रहा है तो उनके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। और सुओ मोटो जो है कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। ये है जैसे सब सेक्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, नो पर्सन अदर देन हस्बैंड ऑफ अ वुमन शैल बी डीम्ड टू अग्रीड बाय द ऑफेंस। यानी यहाँ पे 84 का जो ऑफेंस है, यानी 84 आई थिंक ये इलोपमेंट वाला ये सेक्शन है, तो उसमें जो भी आरोपी होंगे वो हस्बैंड के अलावा नहीं होंगे, है ना। मतलब अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ ही होगा, तीसरा बंदा नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे सबसेक्शन नंबर 2 बोला रहा है। अब इसका सबसेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 और द भारतीय न्याय संहिता वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज ओन, यानी ये एक तरफ से मैरिटल रेप की बात कर रहा है, अंडर 18 ईयर्स of which if more than 1 year has elapsed from the date of commission। तो यानी
यहाँ पे एक बैरियर बता दिया गया है कि अगर 64 यानी यहाँ पे मैरिटल रेप अगर यहाँ पे हो रहा है जिसमें कि वाइफ 18 साल से कम है, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि जो उनकी वाइफ है या जो उनके वाइफ के अदर रिलेटिव्स हैं यानी जो उनके चाहने वाले हैं, वो जहाँ तक का है जब भी ये कमीशन हुआ हो तो उसके 1 साल के अंदर अंदर ही उनको कंप्लेन कर देनी है बिफोर द कोर्ट। अनलेस अगर 1 साल से ऊपर हो गया इस कमीशन को होते, यानी 1 साल से 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, 4 साल बाद याद आ रहा है भाई ये तो भी 18 साल की थी, आज हम 22 साल के हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 साल के अंदर अगर कोई कमीशन होता है इस रिगार्डिंग शादी के बाद, और 1 साल के अंदर अगर यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं लाई जाती है तो कोर्ट फिर कॉग्निजेंस उसमें नहीं ले सकता है। ये हमारा सेक्शन सब सेक्शन नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है। अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 220 यानी 220, यहाँ पे बात कर रहा है प्रोसिक्यूशन ऑफेंस अंडर सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो 85 यहाँ पे हम क्रूएलिटी के नाम से जानते हैं, है ना। अगर हम BNS उठा के देखते हैं तो 85 क्रूएलिटी है। वही चीज़ सेम 498A में हमारा IPC बोलता था, तो इसमें भी वही चीज़ है कि कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है 85 सेक्शन के अंदर जब तक कि उनको किसी प्रकार का पुलिस रिपोर्ट ना मिल गया हो। किसी प्रकार का मतलब है कि जब तक कि एक पुलिस रिपोर्ट उनके सामने ना आ गई हो या तो कंप्लेन उनको ना मिला हो, ठीक। यानी वही चीज़ कि सुओ मोटो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाई शादी ब्याह वाला मामला है तो कोर्ट यहाँ पे घर घर जाके नहीं देख रही है। तो अगर 85 से रिगार्डिंग किसी को केस करना है और चाहते हैं कि कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस ले, अपना ट्रायल वगैरह करे, तो उसके लिए पहले उनको या तो FIR करनी पड़ेगी, तो FIR के थ्रू उनको पुलिस रिपोर्ट मिलेगा, और या तो उनको डायरेक्ट कंप्लेन करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट। ये है हमारा सेक्शन नंबर 220। तो ये हमारा सेक्शन पहले दिया था किसमें 198A में, है ना। तो ये इंडेक्स बेस पे है, ज़्यादा इसमें मतलब इसमें ज़्यादा डीपली मत जाइएगा, सीधा ऊपर सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी है समझा दे रहे हैं आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इंडेक्स बेस पे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे 221 क्या बात कर रहा है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो 67 यहाँ पे रेप का कैटेगरी होता है, मतलब रेप ऑफेंस यहाँ पे 67 में आता है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है अंडर सेक्शन 67 जब तक where the person are in a marital relationship except upon prima facie satisfaction of the fact which constitute the offence upon complaint having been filed and made by wife against husband। तो यहाँ पे वही चीज़ कि जब तक कि उनको prima facie satisfaction नहीं होता है कोर्ट को, या फिर 67 आई थिंक वही है, मैरिटल रेप का है यहाँ पे केस, तो या तो यहाँ पे कंप्लेन फाइल किया जाएगा उस हस्बैंड के अगेंस्ट, या तो यहाँ पे वाइफ जो है, मतलब या तो वाइफ कंप्लेन फाइल करेगी या तो वाइफ के भी यहाँ पे कोई और भी यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लेन होना चाहिए, तब यहाँ पे कोर्ट अपना कॉग्निजेंस लेगी। अब यहाँ पे 202 यहाँ पे बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। तो ये 199 में दिया हुआ था पहले। तो यहाँ पे किसी के खिलाफ डिफेमेशन हो रहा है तो उस लिए प्रोसिक्यूशन कैसे चलाया जाएगा उसका पूरा प्रोसीजर हमको बताया गया है 222 में। तो यहाँ पे सीधा से बताया जा रहा है कि कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है अंडर सेक्शन 356 हमारा BNS का डिफेमेशन से रिलेटेड है, ठीक है, डिफेमेशन से रिलेटेड है, एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेन मेड बाय सम पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। यानी जब तक कि कोर्ट के सामने कंप्लेन नहीं आ जाता है कि मेरा यहाँ पे डिफेमेशन हुआ है, तब तक कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे भी कंप्लेन इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सेम वही चीज़ है जो हमने आगे पढ़ लिया कि बच्चा है यानी चाइल्ड है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है या इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे डिसेबिलिटी है, किसी पर्सन को सिकनेस है, बीमारी है, इन्फर्मिटी है, या कोई वुमेन है जो कि लोकल कस्टम या मैनर्स के हिसाब से वो बाहर नहीं जा सकती हैं, पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके बिहाफ पे कोई भी कंप्लेन यहाँ पे कर सकता है बिफोर द कोर्ट, और तब जाके यहाँ पे कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेंगे। अब यहाँ पे 222 का टू इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब काफ़ी बार इसको इंडेक्स बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे प्री में, है ना। पहले 199 का 2 होता था, अब वही चीज़ यहाँ पे आ गया है। तो इसमें क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जब कोई डिफेमेशन होता है, जब कोई डिफेमेशन का ऑफेंस किया गया है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ यूनियन स्टेट, मतलब
बड़ी बड़ी हस्तियों के, बड़ी बड़ी वीवीआईपी जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट भाई, सबसे हमारे कंट्री के जो फर्स्ट पर्सन है, अगर उनके खिलाफ कोई डिफेमेशन कर रहा है तो अब तो ऐसा है नहीं कि इतना बड़ा मतलब इतना हाई फाई पर्सन एक जेम मतलब वहाँ दिल्ली से छोड़ के हमारे गोंडा में आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ रहे हैं, तो नहीं आएंगे ना। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को यहाँ पे पावर दी हुई है कॉग्निजेंस लेने के लिए विदाउट द केस बीइंग कमिटेड। तो अभी तक हमने हमारे सेक्शन आगे हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक कि उसको कोई और कोर्ट जो है कमिट ना करे। कमिट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि छोटे जो मतलब सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जेएमएफसी हो गया, जेएमएससी हो गया, सीजेएम हो गया, जब ये अपने से ऊपर भेजते हैं कोई भी केस कोर्ट ऑफ सेशन को तो इसे कमिट जाते हैं, है ना। उसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली अपने लिए अपने केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, मतलब अपने कोर्ट में डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो कमिटल ये सीधा सीधा बार लगाया था, लेकिन उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है हमारे सेक्शन नंबर 222 में। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर कोई डिफेमेशन का केस है जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या अदर अथॉरिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं, उनके खिलाफ अगर यहाँ पे डिफेमेशन हुआ है तो अब उसके वो भाई कंप्लेन करेंगी, है ना। तो कंप्लेन करेंगे तो उसमें क्या बोला गया है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकते हैं बिना कमिटल के, मतलब उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कमिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है उनको कि इन अथॉरिटीज़ के खिलाफ यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिफेमेशन का ऑफेंस किया गया है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है हमारे सेक्शन नंबर अभी हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 213 का। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे साइड से लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 230, ठीक, यानी 213 यहाँ पे बोला गया है कि बिना कमिटल के कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। और 222 में बोला गया है कि अगर मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या डिफेमेशन इनके खिलाफ होता है तो कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकती है बिना कमिटल के। तो ये 222 बस इसी बिहाफ पे इम्पॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा मत जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे सब सेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस, मतलब कोई भी जो कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे पहली बात तो कोर्ट ऑफ सेशन ही कॉग्निजेंस ले रही है डिफेमेशन के मामले में, लेकिन वो तब लेगी जब जो कंप्लेन है वो विद इन द 6 मंथ ऑफ द डिफेमेशन यहाँ पे किया गया है। मतलब डिफेमेशन हुआ उसके 6 महीने के अंदर अगर यहाँ पे कंप्लेन हुआ तब तो जाके कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेंगी। अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम यहाँ पे बीत गया और किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं किया गया है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, अगर इन अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं की गई है विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द कमीशन फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन, देन यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ सेशन है उनकी यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं रह जाती है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 222 जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 जो बात करता है कंप्लेन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे कंप्लेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंप्लेंट क्या होता है, और कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को ही की जाती है, हम ये भी जानते हैं, है ना। हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि जो एफआईआर होता है वो हमेशा पुलिस ऑफिसर के सामने होता है और जो कंप्लेन होता है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने ही होता है। तो ये मजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज यहीं तक। इसके अलावा आई सजेस्ट यू कि मेरे चैनल में और भी जो न्यू क्रिमिनल लॉज की क्लासेस ली गई हैं आप उनको भी एक बार जाके रेफ़र कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और कीवर्ड्स के साथ उन सबको मैंने कवर किया है। तो आई सजेस्ट यू कि आप उसको बाहर मतलब प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा ही होगा, बेकार नहीं होगा। इसके अलावा इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो या कोई ऐसी क्वेरी वगैरह हो उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। और बी द प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।